कि यहाँ जो बेरोजगारी फैली है भारत के अंदर, 8,500 रुपये प्रत्येक गरीब महिलाओं के घर। सांसद जी हैं, वो यहाँ 25 साल से यहाँ पे मुसलसल यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता उनसे है, धर्म से जुड़ा है, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं यहाँ पर, लेकिन इस धर्म में सभी लोगों को जो है सम्मान पूरा भारत जानता है। राम मंदिर जो समस्या का हल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया है। ये हमारे भारत के सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़े वजह भारतीय जनता पार्टी के आज नेता पीठ ठोक रहे हैं, अपने हाथ से पीठ ठोक मचाए हैं। ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा था, किसी भी मुसलमान ने विरोध नहीं किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कांग्रेसी के, समाजवादी के, बसपा के सारे वॉशिंग पाउडर में जाके वहाँ साफ सुथरा हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी चीज ऐतिहासिक नगरी होने के बाद भी आज ये विकास सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, सब बुरी तरह बदहाल है। नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, किसान परेशान है। मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, मीडिया बंधु भी परेशान है। आप लोग अगर सच दिखा देंगे कि इस रोड में अभी 2 महीने पर ये रोड 2 महीने नहीं हुए इसके, और जो खड़ने लगा आरसीसी रोड, अगर आप इसकी सच्चाई दिखाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। नमस्कार। मतदान कल होना है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। मतदान कर्मी भी अपने अपने जगह पर आ चुके हैं और समय तो लगभग हो ही चुका है, आज की रात बाकी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आम जनता को यही निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। जो 100% मतदान होगा तभी अपना देश महान होगा। मतदान के लिए अपील करने के लिए तमाम लोगों ने कई माध्यमों से अपील की। हमारे साथ कालपी नगर से जाने माने चेहरा हैं ऐनुल हसन मंसूरी जी। ऐनुल हसन मंसूरी जी विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं। मैं ऐनुल जी से जानना चाहूँगा, आपने कई जगह घूमा है, इस बार आम जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसके साथ ही मैं चाहूँगा ऐनुल जी मतदाताओं से अपील करें, पोलिंग बूथ तक जाएं और अधिक से अधिक मतदान करें। ऐनुल हसन मंसूरी जी। धन्यवाद पांडे जी। ये पर्व हमारे राष्ट्र का बड़ा पर्व है जिसको लोकसभा चुनाव बोलते हैं। इसमें हम लोगों की दशा और दिशा बदली जाती है और ये लोकसभा का चुनाव हम सभी मतदाताओं बंधुओं से अपील करेंगे कि कल खाना बाद के खाएं, पहले वोट डालें, क्योंकि ये भविष्य का चुनाव है, हमारे युवाओं के भविष्य का है, रोजगार का है, शिक्षा के लिए वोट करने का है, व्यापारियों को खुशहाली के लिए वोट का है। तो कल सब लोग आके सुबह 8 बजे से लाइन से लग जाएं, खाना बाद के खाएं, पहले वोट डालें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार को खोना नहीं चाहिए। जो रिश्तेदार परिवार के लोग बाहर हों उनको फ़ोन करके बुला लें और वोट जरूर डालें। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपने इस लोकसभा में घूमा भी है। पब्लिक के क्या रुझान है, क्या पब्लिक की मुद्दा है, क्या आपके समझ में आ रहा है? आज ग्रामीण क्षेत्र से लेके कस्बा कालपी में जो आज हवा चल रही है, वो 2014 और 2017 के चुनाव को देखते हुए इस समय विपरीत तूफान जैसा चल रहा है। राहुल गांधी का जो नेतृत्व है लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय समस्याएं हम लोगों के साथ में भी जुड़ी हैं, क्योंकि हमें लोकसभा में ऐसा प्रत्याशी 25 साल से हम लोग ढो रहे हैं जो किसी काम में नहीं आया, शहर के लिए, ना कालपी विधानसभा के लिए, कालपी नगर के लिए। कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, पिछले चुनाव का परिणाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली थी और इसके पहले भी कांग्रेस ने सपा से गठबंधन किया था, बसपा भी तब साथ थी। उस समय भी कांग्रेस को बसपा ने ही पछाड़ दिया था, सपा ने भी पछाड़ दिया था, पर सपा को भी बसपा से कम वोट मिले थे। तो आप उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस को संघर्ष में मानते हैं? कांग्रेस तो गठबंधन में है। एक्चुअली समय समय पर लोगों का मन बदलता है।
क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन जनता चाहती है। एक समय था कि 84 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थीं यहाँ पे, और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के अंदर 80% जगह में अपनी सरकार बनाए हुए है। इसी प्रकार से ये वही जनता है, चाहे भाजपा में चली जाए, चाहे वो कांग्रेस में चली जाए, या वो क्षेत्रीय पार्टियों में दे दे। बहुजन समाज पार्टी तो खेल से बाहर है, क्योंकि यहाँ पे गठबंधन समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की बीच में है। उसको देख आप बसपा में भी राजनीति की और आज आप बसपा को ही बिल्कुल दौड़ते ही बाहर कर दिया, और ये 2 युवा से कहिए या जो कहिए राहुल जी और अखिलेश जी, क्या इनका गठबंधन एक बार आप देख चुके हैं, दोबारा क्या उम्मीद करते हैं इनसे? प्रयास करना ये हम लोगों की नेताओं की आदत है। वो प्रयास कर रहे थे और प्रयास में वो सफल रहे। आज हम देख रहे हैं हर घर में आज खुशियों का माहौल है, क्योंकि इतनी बढ़िया योजनाएं लाए हैं राहुल जी कि यहाँ जो बेरोजगारी फैली है भारत के अंदर 8,500 रुपये प्रत्येक गरीब महिलाओं के घर में पहुँच रहा है। 10 किलो ये तो उनके मुद्दे हैं। फिलहाल आपने आम जनता से जो मिले उनका क्या मुद्दा है ये बताएं। आम जनता चाहती है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तो वो देने का वादा कर रहे हैं। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का तूफान जैसा आ गया हो। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ सांसद जी हैं, वो यहाँ 25 साल से यहाँ पे मुसलसल यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता उनसे खुश नहीं है, और जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त उनको था, चाहते थे वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनका फेलियर आज नारायण दास अहिरवार को विजय की तरफ लेके जा रहा है। जैसा कि आपने अभी हमारे अनिल हसन मंसूरी जी के विचार सुने, और लोग भी हैं जो अपने अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। हमारे एक और भाई साहब खड़े हैं, क्या नाम भैया? राजेंद्र कुमार अहिरवार जी, आप क्या चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर जो वर्तमान चुनाव चल रहा है, इनमें कौन से मुद्दे हावी हैं और लोग किनको पसंद कर रहे हैं? इसमें जो है सबसे पहली बात यह है कि सनातन धर्म में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, और जो 500 वर्षों से जो राम मंदिर का मुद्दा लटका हुआ था, भाजपा सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार उस मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी थी। आज उस मंदिर में जाकर के दर्शन कर रहे हैं और लोगों को अंतरात्मा से खुशी मिल रही है। लोग दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या ये आशीर्वाद वोटों में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। लोगों की आस्था, ये सनातन धर्म भारत जो है धर्म से जुड़ा है। हर धर्म को मानने वाले लोग हैं यहाँ पर, लेकिन इस धर्म में सभी लोगों को जो है सम्मान रूप से जो है मान सम्मान देने का काम किया है। जनता की क्या आवाज़ है? ये तो आपकी दिल की आवाज़ है, क्या यही जनता की आवाज़ है? जनता की आवाज़ ये है कि जो है सभी लोगों को जो है काम मिले, और भारतीय जनता पार्टी काम देने का भी काम कर रही है। लोगों को आयुष्मान मकान बनवाने का, जो गरीब लोगों को मकान नहीं मिले, जिनका मकान नहीं बनवा पाए, जो एक गुम्मा नहीं लगवा पाए, आज उनके जो है 2.5 लाख रुपए में मकान बने। उज्ज्वला योजना के तहत जो है उनको जो है सिलेंडर मिल रहा है, और भी कई योजनाएं जो है माननीय मोदी जी के द्वारा निकाली गई, जिसमें जो है गरीब लोगों को योजनाएं मिल रही हैं। इनका कहना है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों को जो योजनाएं दी है और राम मंदिर जैसे बहुत ही पुराने मुद्दे को सुलझाया है, इसको देखते हुए लोग मोदी सरकार की ओर ज़्यादा मोड़ रहे हैं। चलिए आगे और भी मिलते हैं और लोगों से भी जानने। अनिल जी, जैसा कि भैया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जटिल समस्या थी, ख़त्म कर दी, राम मंदिर मुद्दा हो, और उसकी योजनाएं जो उन्होंने गिनाई, चाहे आयुष्मान भारत हो या सबको आवास हो या उज्ज्वला योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं गिनाई जो गरीबों को प्रभावित किया, और उनका मानना है कि इन योजनाओं के दम पर एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पूरा भारत जानता है राम मंदिर जो समस्या का हल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया है। ये हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, जो बेवजह भारतीय जनता पार्टी के आज नेता पीठ ठोक रहे हैं, अपने हाथ से पीठ ठोक मचाए हैं। ये बाबरी मस्जिद
और राम मंदिर का मुद्दा था, किसी भी मुसलमान ने विरोध नहीं किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सबने माना है, क्योंकि हमारे भारत में भाईचारा रहे। ये सिर्फ फेक न्यूज जो गोदी मीडिया चला रही है, बराबर राम मंदिर अलाप रही है। ये विकास की बात करें कि रोजगार कहाँ दिया इन्होंने, शिक्षा कहाँ दी इन्होंने। आज व्यापारी रो रहा है, परेशान है कि आज ये फेलियर हो गया है। अरे इनके जमाने में करोड़ों अरबों रुपए लेके देश छोड़ के भाग गए लोग बाग। अरे इन पे चर्चा होना चाहिए ना। काला धन है कहाँ मोदी जी? तुम कह रहे थे हम काला धन लाएंगे, कहाँ है काला धन? भैया जैसे कह रहे हैं अनिल जी कि ये राम मंदिर कोई भाजपा की देन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और इनकी जो उन्होंने कहा कि मोदी ने वादा किया था काला धन लाएंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, ये इन विषयों पर क्या किया मोदी ने, कुछ बताएंगे आप? ये मोदी जी ने जो है सबसे पहला ये काम किया है कि इन्होंने जो काला धन की बात की है, काला धन जो है बराबर निकल रहा है। आप लोग प्रतिदिन देख रहे होंगे कि जो है नई नई जगह पे छापे डाले जा रहे हैं। उस छापों में जो है लोगों के यहाँ से, कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियों के नेताओं के घरों से जो है 35 करोड़ 100 करोड़ रुपए जो निकल रहा है, ये काला धन जो है सरकार के पास जमा हो रहा है। भैया ने कहा जो छापा मार हो रही, करोड़ों रुपए की नकदी निकल रही, क्या आप इसे काला धन नहीं मानते? ये काला धन नहीं है, ये लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है। आज विपक्ष के लोगों के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में अभी जो मोदी जी ये ऐलान किया था कि मेरी सरकार आएगी तो यहाँ काला धन और ये नोट छापने की मशीनें जो चल रही हैं, जो गलत तरीके से यहाँ पे नोट छप रहे थे। तो अभी गुजरात में एक फैक्ट्री पकड़ी गई, अभी कल परसों में महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। आप देख रहे हो ना, काला धन की जो बात कर रहे हैं, इन्हीं के गुजरात के सबसे ज्यादा लोगों ने यहाँ से काला धन लेके फरार हुए हैं, जो आज तक नहीं पकड़े गए हैं। एक शराब घोटालेबाज के यहाँ वो कांग्रेस का सांसद भी था, इतना रुपया निकला कि मशीनें भी खराब हो गई। ये काला धन नहीं? जो काला धन है कांग्रेसियों का, आज वही जो भ्रष्टाचारी थे कांग्रेसी के, समाजवादी के, बसपा के, सारे वॉशिंग पाउडर में जाके वहाँ साफ सुथरा हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। मतलब क्या है? अगर आप बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचारी खत्म करेंगे, तो आपने कौन सी ऐसी मशीन लगा रखी, सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में भर गए। आप साफ सुथरा कहाँ पे हैं? सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में घुस के वॉशिंग मशीन में धुल गए। क्या कहेंगे आप, क्या ऐसा सही है? ये विपक्ष का काम है इल्जाम लगाने का, तो ये इल्जाम लगा रहे हैं। जिसकी भावनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार आ रहे हैं, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा तुम भी आओ। जालौन, गरौठा, भोगनीपुर लोकसभा क्षेत्र 45 का चुनाव कल होना है, 20 मई को 5वें चरण। हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कालपी नगर अध्यक्ष अजीत सिंह यादव जी हैं। अजीत सिंह पिछले लगभग 1 महीने से बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने जनता के बीच जाकर जनता की भावनाओं को समझा है, पढ़ा है। आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान में जनता किन मुद्दों को लेकर आपसे चर्चा करती है, किन मुद्दों को लेकर कैसी सरकार चाहती है। सबसे पहले अजीत सिंह से मैं ये निवेदन करूंगा, पहले तो आप जनता से अपील करें अधिक से अधिक मतदान के लिए, उसके बाद आप अपने 1 महीने के सफ़र में क्या अनुभव पाया वो बताएं। अजीत सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, नगर अध्यक्ष कालपी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया अपने चैनल में, और आपके सभी मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद। दूसरा, ये लोकतंत्र का महापर्व का जो मतदान होने कल जा रहा है, मेरी सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलकर 100% वोट करने की कोशिश करें। दूसरा, जो आपने सवाल किया कि जनता क्या चाह रही है, देखिए मैं कालपी नगर सहित क्षेत्र के भ्रमण पर भी रहा और सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आम जनता तक, आम आदमी तक सारी चीज़ें, हकीकत जो है हर आदमी तक पहुंचती है। नगर कालपी की अगर बात की जाए तो नगर कालपी ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से एक पौराणिक स्थल है। यहाँ पर वेद व्यास जी का जन्म हुआ, यहाँ पर बीरबल का रंग महल है, यहाँ पर 84 गुम्बद हैं,
यहाँ पर माँ बनखंडी पचपंडा देवी, जितना इतिहास लिखा जाए कालपी के बारे में वो कम है। तो सबसे पहली चीज़, ऐतिहासिक नगरी होने के बाद भी आज ये विकास को तरस रही है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब तब कालपी का विकास हुआ, और जैसे ही सपा सरकार चली गई कालपी फिर अपने विकास को तरसने लगी। कालपी का जो आप सरकारी अस्पताल देख रहे हैं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में बना था। जर्जर बिल्डिंग में सरकारी अस्पताल चलता था, नेताजी की सरकार बनी तो उन्होंने नई बिल्डिंग में सरकारी अस्पताल बना दिया और 1 रुपए का पर्चा कर दिया कि पूरी जनता आए, सारी जांचें फ्री हैं, सारी दवा फ्री है, 1 रुपए जमा करे और अपना इलाज कराए। ये नेताजी ने काम कराया। अच्छा, इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है कालपी में? देखिए, माननीय अखिलेश जी ने अपनी सरकार में गांव गरीब को स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी मिल जाए, कानून की व्यवस्था अच्छी हो जाए, इसके लिए उन्होंने 102 108 एम्बुलेंस चलाई थी कि कोई भी गरीब रात में किसी भी टाइम फ़ोन करे, 102 एम्बुलेंस आए और उस मरीज को ले जाकर अस्पताल में इलाज करा के फिर वापस घर छोड़ दे। तो ये व्यवस्था इतनी अच्छी चल रही थी सपा सरकार में। जब से ये भाजपा सरकार आई है, आप देख रहे हैं जो एम्बुलेंस, एक अस्पताल में 20 एम्बुलेंस खड़ी हुआ करती थी, आज 2 नहीं है। आप मरीज को 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि एक एम्बुलेंस दूसरे ब्लॉक में गई, जब वो लौट के आएगी तब मरीज को ले जाएगी, तब तक मरीज अपनी जान छोड़ देता है। कुल मिला के सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, सब बुरी तरह बदहाल है। नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, किसान परेशान है। मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, मीडिया बंधु भी परेशान है। आप लोग अगर सच दिखा देंगे कि इस रोड में अभी 2 महीने पर, ये रोड 2 महीने नहीं हुए इसके, और जो खड़ने लगा RCC रोड, अगर आप इसकी सच्चाई दिखाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो ये तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ कालपीवासी, सभी जाति धर्मों के लोग और क्षेत्रवासी, यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान में ये सरकार पलटने जा रही है। और हमारे कालपी के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बिना भेदभाव के, बिना समानतावादी लोग हैं, सद्भाववादी लोग हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के जो सांसद, माननीय सांसद जी 25 साल सांसद रहे और केंद्र सरकार में आज वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। आप पूरे जनपद जालौन में उनकी एक शिला पट नहीं दिखा सकते। आज कालपी हाथ कागज उद्योग, जिसके माध्यम से कालपी के 2000 घरों में चूल्हा जलता है, आज हाथ कागज उद्योग बंद होने की कगार पे है। सैकड़ों फैक्ट्रियां थी। नेताजी, आपने कागज की बात की। वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से कालपी के कागज को आज जो है मान्यता मिली है, क्या उससे कोई लाभ हुआ? देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से ये तो आपको 10 साल पहले मान्यता मिल गई थी, लेकिन 10 साल के से लगातार भाजपा सरकार है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारा कालपी कागज सेलेक्ट है, लेकिन क्या कालपी में जो कागज बन रहा है उस कागज को सरकारी दफ्तरों में सप्लाई मिल रही है? क्या कागज को सरकार खरीद रही है? क्या कागज व्यापारियों को सही दाम मिल पा रहे हैं? क्या उनको बिजली विभाग में छूट मिल रही है बिजली बिल में? क्या GST में छूट मिल रही है? क्या मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी गई है? ये सारे सवाल हैं। जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आखिर कारण क्या है? क्योंकि उत्पादन जो हो रहा है, उत्पादन की सही बिक्री नहीं होगी, जब बचत ही नहीं होगी, मजदूरों को मजदूरी नहीं निकलेगी, तो फैक्ट्री मालिक क्यों फैक्ट्री चलाएगा? तो सबसे बड़ी समस्या हमारा, अगर कागज उद्योग ही माननीय केंद्रीय मंत्री जी जो 5 बार से सांसद हैं उसके लिए ही कुछ कर देते तो हमें लगता है कालपी के 2-3 हजार परिवारों में रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाती है। कालपी में परंपरागत 3 उद्योग धंधे थे, कागज, कपड़ा और कालीन। आज लगभग तीनों उद्योग धंधे समाप्ति की ओर हैं। इसका क्या कारण है आपकी नज़र में? देखिए, जब जब सरकारें बड़े आदमियों को बड़ा बनाने का काम करेंगी, उद्योगपतियों के लिए काम करेंगी, तब तब ये छोटे व्यापारियों के जो धंधे हैं, कागज, कालीन और कपड़ा, ये सब मध्यम वर्गीय छोटे व्यापारियों के काम थे। जब से ये भाजपा सरकार आई है, इन्होंने छोटे और मध्यम व्यापारियों को बिल्कुल चूस के रख दिया है। इनको व्यापारी चोर दिखाई देता है और अडानी, अंबानी, विजय माल्या और इनके उद्योगपति जो मित्र हैं वो बहुत साहूकार हैं। उनका अब 13 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर देंगे। छोटा व्यापारी अगर 1 लाख रुपए लोन लेके अपनी दुकान चलाने लगेगा, उसको अगर घाटा हो जाए तो पुलिस के माध्यम से, बैंक के RC के माध्यम से उसके घर की कुड़की होने लगेगी। तो इसकी जो नीतियां हैं भाजपा सरकार की, वो आम आदमी के खिलाफ हैं, मध्यम वर्गीय के खिलाफ हैं, छोटे लोगों के खिलाफ हैं और
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़ों में भी जो कमजोर तबका है उसके भी खिलाफ भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। अजीत सिंह जी, आप मूलतः किसान, भली किसान ना हो लेकिन किसानी से जुड़े व्यक्ति हैं, गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान चुनाव में लगभग 1 माह से आप गांव-गांव जा रहे हैं। गांव में किसानों की आपने जो मनसा टटोली, वो किसानों का क्या मानना है? देखिए, मैं भी किसान हूँ, मेरे पिताजी किसानी करते हैं और जब किसानी का काम आता है तो मैं गांव जाकर उनका सहयोग भी करवाता हूँ। तो मैं अपने अनुभव बता सकता हूँ कि जब हम लोग किसानी में बीज डालते हैं और जुताई बखराई करते हैं, सभी किसान, और बीज डालते हैं, उसके बाद उस फसल को पूरे साल तो साड़ों से रखाया जाता है। किसान को एक रोजगार दिया योगी सरकार ने, वो ये है कि फसल बोने के बाद आपको लाठी लेकर रात में और दिन में आपको अपने खेत रखाना पड़ेगा, तब आपकी फसल बड़ी हो पाएगी। और बड़ी होने के बाद अगर दैवीय आपदा से फसल का नुकसान हो जाता है तो भी ये सरकार उसका मुआवजा नहीं देती है। अगर किसी उद्योगपति की फैक्ट्री में आग लग जाए तो ये सरकार मुआवजा देगी, लेकिन किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा। खाद जो 50 किलो की बोरी आती थी आज 45 किलो की हो गई। जो खाद के दाम बहुत कम हुआ करते थे 2014 में, आज वो 10 साल में इतने दाम बढ़ गए। जो 1947 से लेके 14 तक जितने दाम बढ़ पाए थे उससे डबल 10 साल में हो गए। 70 साल में डीजल 50 रुपए बिक रहा था और 10 साल में डीजल 90 रुपए बिक रहा है। आप ये समझिए कि ये इन 10 सालों में आम आदमी को, किसान को चूज कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया है। आज गांव में किसान बस इंतजार कर रहा था। इतनी गर्मी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं पत्रकार साहब, इतनी गर्मी के बावजूद आप कल जब निकलेंगे क्षेत्र में तो आपको देखने को मिलेगा किसान और गरीब और मजदूर लाइनों में लग के पूरी गर्मी सहन करने के बावजूद भी सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार बैठा है। कल आप इसका प्रमाण देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने किसान सम्मान निधि देकर किसानों को बहुत सहयोग किया। आप ये बताइए, 6,000 रुपये आप किसान को दे रहे हैं और बीज और तेल और डीजल और ट्रैक्टर्स के पार्ट्स और आपका खाद, इसके माध्यम से आप 6 लाख रुपए वसूल रहे हैं। आपसे मैं महंगाई के माध्यम से 6 लाख वसूली करके आपकी जेब में 6,000 रुपये डाल रहा हूँ, तो ये क्या एहसान है? कोई एहसान है इनका? पैसा तो हमारा ही है, जनता का पैसा है। आप किसान का कर्जा माफ करिए। आप ये बताइए, पार्लेजी कंपनी है, कुरकुरे कंपनी है, कोई भी बड़ी उद्योगपति कंपनी जो आपका प्रोडक्ट बनाती है वो अपना उसमें रेट लिख के देती है कि मेरा ये पार्लेजी बिस्किट 5 रुपये में बिकेगा, तो आप उसे 4.5 रुपये का नहीं खरीद सकते। लेकिन किसान अगर गेहूं, मटर, दाल, अनाज पैदा करता है तो वो अपना रेट तय नहीं कर सकता कि मेरा इतने में बिकेगा। सरकार तय करती है, व्यापारी तय करते हैं। और किसान की बात आप करो तो पूरे देश में 700 किसानों की जान चली गई और ये सरकार किसानों के लिए कील, कांटे, बौछार, गोली बारूद चलाती रही। और किसान की मांग क्या थी कि हमारी फसल का उचित दाम मिल जाए मुझे, तो वो एमएसपी और किसानों की जो एमएसपी देने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के हमारे नेता माननीय अखिलेश जी और माननीय राहुल गांधी जी, किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जो हमारे बेरोजगार भाई घूम रहे हैं, जो ग्रेजुएशन किए हैं, उनको 1 साल की अप्रेंटिस की ट्रेनिंग और 1 लाख रुपया सालाना, 8,500 रुपया महीना उनके खाते में डालने जा रहे हैं। और जो हमारी माताएं बहनें आज गृहस्थी नहीं चला पा रही हैं, अपना घर नहीं चला पा रही हैं, उनके खाते में भी 8,500 रुपये प्रति महीने जाएगा, जिससे वो अपने बच्चे को ट्यूशन भेज सकें, अपने बच्चे की कॉपी किताबें दिलवा सकें, अपने घर की गृहस्थी चला सकें। ये आने वाले समय में परिवर्तन हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अपनी सरकार के पहले जो कहा वो सरकार आने के बाद वो किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अजीत सिंह जी, आपने हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ 92 की एक और अपील है, पोलिंग बूथ पर जाएं, अपने मत का प्रयोग करें, 100% मतदान करें। इसी के साथ न्यूज़ 92 के लिए अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट।